जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी एस सेमेस्टर वाला में। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है आज की क्लास। तो लास्ट तक जरूर क्लास को अटेंड करिएगा, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आपके पेपर का नाम है मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। मॉडल पेपर है आप लोगों का एग्जाम 2025 के लिए, एग्जाम 2026 के लिए। टॉप 100 एमसीक्यूएस होंगे नोट्स को मिला करके, ठीक है। और सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है और उससे जो एफिलेटेड कॉलेज हैं सभी विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है। बात करें बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत में जहाँ भी आपके मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस पढ़ाया जाता है बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही बता रखी है, ठीक है। सॉल्वेंट मॉडल पेपर है फॉर एग्जाम 2025-26 के लिए। फोर्थ सेमेस्टर है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है। पेपर का नाम है मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। मुद्रा, बैंकिंग एवं सार्वजनिक वित्त। चले सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा गया है कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार मुद्रा का मूल्य निर्भर करता है। कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार दोस्तों मुद्रा का जो मूल्य निर्भर करता है वो मुद्रा की मांग पर निर्भर करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। तो कैम्ब्रिज समीकरण क्या होता है इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग, आपके डाउट क्लियर होंगे। और ये सारे नोट्स पीडीएफ बिल्कुल आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। सारे पीडीएफ नोट्स और जो क्लास है सब फ्री में है, एक भी पैसा आपको पे नहीं करना है, ठीक है। चले कैम्ब्रिज समीकरण क्या होता है, कैम्ब्रिज इक्वेशन। तो यह मुद्रा के परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का एक रूप है जो मुद्रा की मांग और आपूर्ति के बीच संबंध को दर्शाता है। मुद्रा की मांग क्या है, डिमांड फॉर मनी क्या है। तो कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार मुद्रा का मूल्य मुख्य रूप से मुद्रा की मांग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा गया है नगदी शेष समीकरण m इक्वल टू के वाई किसके द्वारा दिया गया। m इक्वल टू के वाई किसके द्वारा दिया गया है। और m इक्वल टू के वाई को कौन सा समीकरण कहा जाता है, नगदी शेष समीकरण कहा जाता है m इक्वल टू के वाई को। और m इक्वल टू के वाई को दिया किसने है, तो प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। प्रोफेसर मार्शल ने m इक्वल टू के वाई को दिया है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब प्रोफेसर मार्शल ने योगदान किस प्रकार से दिया है और इसमें जो आपके रॉबर्टसन हैं और पीगू हैं इनका क्या योगदान रहा है अर्थशास्त्र में, इनके बारे में जान लीजिए। देखिए जो मैं नोट्स पढ़ाता हूँ इसको बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करिएगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनते हैं, जैसे थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों के बने थे, ठीक है। देखिए मार्शल का योगदान, अल्फ्रेड मार्शल ने इस समीकरण को प्रस्तुत किया जिसमें m मुद्रा की मात्रा, के क्या है, के एक स्थिर कारक है जो लेन देन की आवृत्ति को दर्शाता है, y क्या है, y वास्तविक आय को दर्शाता है, ठीक है। m इक्वल टू के वाई समीकरण किसने दिया है, प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। और इन सभी का मतलब मैंने बता दिया। अच्छा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है m इक्वल टू के वाई में y क्या दर्शाता है, तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो आपको बता पाएंगे ना। तो बीए सेमेस्टर वाला चैनल ऐसे पढ़ाया जाता है आप लोगों को इस चैनल पर कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए, पूरा अपना 100% बीए सेमेस्टर वाला देता है। तो ये आपका अपना ही चैनल, सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। पूछेगा कि m इक्वल टू के वाई में क्या, जो के है वो क्या दर्शाता है, तो जो के है एक स्थिर कारक है जो लेन देन की आवृत्ति को दर्शाता है। और ये पूछा जाता है 100%। अभी आप लोगों को मैं आगे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब पीगू महोदय ने क्या किया है अर्थशास्त्र में, तो पीगू ने भी नगदी शेष दृष्टिकोण पर काम किया, लेकिन उनका समीकरण थोड़ा अलग था। P इक्वल टू के आर अपॉन एम, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। P इक्वल टू छोटा वाला के है, बड़ा वाला आर है, इक्वल टू अपॉन एम है, ठीक है। पूछेगा P इक्वल टू के आर अपॉन एम, ये किसका समीकरण है, किसके द्वारा दिया गया है, ये नगदी शेष समीकरण पीगू के द्वारा दिया गया है। अच्छा, P इक्वल टू एम अपान के टी, ये समीकरण किसका है, रॉबर्टसन ने दिया है। नगदी से दृष्टिकोण पर काम किया रॉबर्टसन ने भी, उनका समीकरण भी पीगू के समीकरण से मिलता जुलता है। देखें P इक्वल टू के आर अपॉन एम, P इक्वल टू एम अपॉन के टी,
ये इनसे मिलता जुलता है पेगू और रॉबर्टसन का। ठीक है, चलें। और ये सारे नोट्स आप लोग जरूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब आप लोग आगे जाएंगे 5th 6th सेमेस्टर में तो भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये काम आएगी, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखें किन्स के अनुसार, जो महोदय किन्स महोदय हैं, किन्स महोदय के अनुसार मुद्रा धारण करने के उद्देश्य हैं 2, 4, 3 या फिर 5। किन्स के अनुसार मुद्रा धारण करने के कुल 3 उद्देश्य होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। तो किन्स के अनुसार मुद्रा धारण करने के बाबू 3 उद्देश्य हैं। तो सर जी वो कौन कौन से 3 उद्देश्य हैं? तो 3 उद्देश्य हैं लेन देन, एहतियाती और सट्टा। ठीक है, किन्स के अनुसार मुद्रा धारण करने के 3 उद्देश्य हैं लेन देन, एहतियात और सट्टा। ठीक है, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुद्रा के मात्रा सिद्धांत में भी दर्शाता है। मुद्रा के मात्रा सिद्धांत में भी क्या दर्शाता है? तो भी एक डॉलर का संचलन दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा की मात्रा सिद्धांत, ठीक है, मुद्रा की मात्रा सिद्धांत में पी और वाई निम्न की कीमत एवं मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पी और वाई जो होते हैं एक अर्थव्यवस्था में विक्रय किए जाने वाले सभी निर्मित वस्तु एवं सेवाओं की, ठीक है, प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है फिशर के समीकरण में मुद्रा का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो फिशर महोदय का जो समीकरण है मुद्रा का मूल्य, ठीक है, ये निर्धारित किया जाता है मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, फिशर के समीकरण में मुद्रा का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति से। ठीक है, तो फिशर का समीकरण कैसे है इसको भी देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए फिशर के समीकरण एम बी इक्वल टू पी टी में मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग और आपूर्ति दोनों से निर्धारित होता है। ठीक है, फिशर समीकरण, यह समीकरण एम बी इक्वल टू पी टी मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां एम क्या है? एम मुद्रा की आपूर्ति है, भी क्या है? मुद्रा का वेग है, यानी मुद्रा कितनी बार खर्च होती है, और यहाँ पी जो है मूल्य स्तर है, यानी वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत। ठीक है, जो टी है वो क्या है? लेन देन की मात्रा, वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा। आपसे पूछा जाता है फिशर के समीकरण में एम इक्वल टू भी पी टी में टी क्या दर्शाता है? पूछेगा एम भी इक्वल टू पी टी में भी क्या दर्शाता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। देखें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशर के समीकरण में मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति के मध्य संबंध का स्तर होता है, तो आपूर्ति और मांग दोनों बराबर होती है। ठीक है, फिशर के समीकरण में अभी ऊपर आपने पढ़ा है ना, मुद्रा की जो मांग है और आपूर्ति है इसके बीच में जो संबंध का स्तर होगा वो दोनों बराबर होता है, आपूर्ति इक्वल टू मांग। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 7 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फिशर का नगदी लेन देन किस समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो P बराबर एम भी अपॉन टी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखें, ठीक है, चलें। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, मुद्रा की मात्रा के सिद्धांत का कैम्ब्रिज संस्करण किसके द्वारा विकसित किया गया था? कैम्ब्रिज संस्करण किसके द्वारा विकसित किया गया है? पीगू के द्वारा। पूछा क्या है? मुद्रा की मात्रा के सिद्धांत का कैम्ब्रिज संस्करण किसके द्वारा विकसित किया गया? पीगू के द्वारा। ठीक है, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मुद्रा शब्द किस भाषा के शब्द मोनेटा से बना है? तो मुद्रा शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसे वस्तुओं एवं सेवाओं के हस्तांतरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले विनिमय के माध्यम के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो मुद्रा को संदर्भित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अभी आप लोग नोट्स पढ़ेंगे, आपके डाउट तुरंत क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जब हम वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए किसी माध्यम का उपयोग करते हैं तो उसे विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, जो कि आमतौर पर मुद्रा होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलें, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा क्लास को और शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने मुद्रा को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया? मुद्रा को 3 श्रेणियों में सैमुअल्सन ने वर्गीकृत किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे और पूछा जा रहा है कि ग्रेसम के नियम के अनुसार, जो ग्रेसम महोदय हैं इनके जो नियम है उसके अनुसार जो बुरी मुद्रा है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है शून्य आधारित बजट, जिसे क्या कहते हैं, JBB। अच्छा, एक साल सेकंड सेमेस्टर में ये आप लोगों से फुल फॉर्म भी इसका पूछा गया था। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, अगर नहीं याद है तो जान लीजिए। शून्य आधारित बजट JBB कहते हैं। ठीक है, तो शून्य आधारित बजट से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है दोस्तों शून्य आधारित बजट से लागू करने वाला पहला राज्य है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें अब इसमें पढ़ लीजिए आप लोग। देखें, भारत में JBB का कार्यान्वयन, ठीक है, भारत सरकार ने 1986 में व्यय बजट निर्धारित करने के लिए एक प्रणाली के रूप में शून्य आधारित बजट को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? भारत का जो बजट है 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। पहले आपका 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन यह अब 1 फरवरी को किया जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस वित्तीय वर्ष से भारत में रेल बजट को सामान्य बजट में मिला दिया गया? तो 2017-18 वित्तीय वर्ष से भारत में रेल बजट को सामान्य बजट में मिला दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके जो UPP के फॉर्म आ रहे हैं ना उसमें भी ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2017-18 में रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश कर 92 यानी 92 साल से चली आ रही प्रथा को समाप्त किया। पहले संसद में 2 बजट पेश किए जाते थे, एक था रेल बजट और दूसरा था आम बजट। ठीक है, भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दे दी। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे। ठीक है, जब रेल बजट को आम बजट के साथ, ठीक है, एक साथ पेश किए जाने के लिए कहा गया, तो उस समय रेल मंत्री कौन थे? उस समय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मद पर सरकार का सर्वाधिक व्यय होता है? बताइए, कृषि पर, रक्षा व्यय पर, ब्याज अदायगी पर या फिर सब्सिडी पर? ब्याज अदायगी यानी टैक्स पर। ठीक है, तो किस मद पर सरकार सर्वाधिक व्यय होता है, सबसे ज़्यादा खर्च किस पर होता है? तो ब्याज अदायगी पर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें अनुच्छेद 112 क्या है, अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 324 क्या है, ये किससे संबंधित है? ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए पहले अनुच्छेद 280 देख लीजिए। अनुच्छेद 280 यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को हर 5 साल में या उससे पहले जब वे आवश्यक समझें एक वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 112 क्या है? तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 32 क्या है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें बजट प्रस्तुत किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या RBI गवर्नर के द्वारा? बजट की कौन प्रस्तुत करता है बताइए? बिल्कुल वित्त मंत्री के द्वारा आप लोगों का बजट प्रस्तुत किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बजट भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। अभी ऊपर मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति कर प्रणाली यानी टैक्स प्रणाली सुधार से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसमें कैल्डोर समिति, वांचू समिति और चलेया समिति, ये तीनों आपके टैक्स प्रणाली से संबंधित है। तेंदुलकर समिति टैक्स प्रणाली से आपकी संबंधित नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट है। तो गुरुजी तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखें
कर प्रणाली यानी टैक्स प्रणाली सुधार से संबंधित समितियों में केल्डोर समिति, वांचो समिति और चलेया समिति शामिल है, जबकि तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। पूछेगा केल्डोर समिति भारत में कब आई थी? केल्डोर समिति 1950 में भारत में प्रत्यक्ष कर यानी प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिए गठित की गई थी। पूछेगा आपके एग्जाम में प्रत्यक्ष कर प्रणाली यानी जो प्रत्यक्ष टैक्स प्रणाली है इसमें सुधार के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? केल्डोर समिति गठित की गई थी। कब? 1950 में। ठीक है। अच्छा, वांचो समिति क्या है? तो 1970 में गठित। इसने अप्रत्यक्ष करों में सुधार के लिए सिफारिशें दी थी। यानी देखें 1950 में डायरेक्ट टेस्ट के लिए सुधार समिति गठित की गई थी केल्डोर। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जो इसमें सुधार है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर है, इसमें सुधार के लिए 1970 में गठित की गई थी वांचो समिति। ठीक है। अब चलेया समिति क्या है? तो 1991 में गठित। इसने कर प्रणाली में व्यापक सुधारों के लिए सिफारिशें दी थी। ठीक है। चलें, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के लिए समिति बनाई गई थी। दोनों कब कब प्रस्तुत की गई थी ये भी आपको बता दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए, तेंदुलकर समिति 2009 में गठित। इसने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए एक नया तरीका प्रस्तावित किया था। ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर देय क्षमता से अधिक कर लगाने पर, यानी जो टैक्स है वो देय क्षमता से अधिक होगा तो टैक्स लगाने पर क्या होगा? कार्यकुशलता में कमी आ जाएगी। ठीक है। आर्थिक स्थिरता में असंतुलन होगा। उत्पादकीय प्रयत्न पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कर विवर्तन निर्भर करता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन पहले ही आ गया होगा कि कर विवर्तन क्या होता है गुरुजी, अभी बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि जो टैक्स विवर्तन है वो किस पर निर्भर करता है? मांग की लोच पर, पूर्ति की लोच पर, कर की प्रकृति पर या फिर सभी पर? तो इन सभी पर कर विवर्तन निर्भर करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब कर विवर्तन क्या होता है गुरुजी? तो कर विवर्तन को शिफ्टिंग ऑन टेस्टिंग कहते हैं। कर विवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वयं पर लगाए गए कर यानी टैक्स का जो भार है उसको अन्य व्यक्तियों पर डाल देता है। कर का विवर्तन करना कानूनन अपराध नहीं है। कई लोग आय कम दर्शाकर कर चुकाने से बच जाते हैं। इसे कर का अपवंचन कहते हैं। ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कर लोच का तात्पर्य है। टैक्स लोच का तात्पर्य क्या है? तो कर दरों में परिवर्तन के सापेक्ष आय परिवर्तन। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, भारत सरकार के कर राजस्व में यानी टैक्स राजस्व में सर्वाधिक योगदान किस कर का है? किस टैक्स से भारत सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स प्राप्त करती है? आय कर से, वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर को जीएसटी कहते हैं। गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है। निगम कर या फिर सीमा शुल्क। तो सबसे ज़्यादा भारत सरकार जीएसटी से कर यानी टैक्स प्राप्त करती है। ठीक है, वस्तु और सेवा कर से, ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से एकमात्र मान्यता प्राप्त विधिग्राह्य मुद्रा है। विधिग्राह्य मुद्रा क्या होता है? तो विधिग्राह्य मुद्रा कौन सा है? बैंक नोट क्या है? विधिग्राह्य मुद्रा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। विधिग्राह्य को लीगल टेंडर मनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। विधिग्राह्य मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी, यह वह मुद्रा है जिसे कानूनी रूप से ऋण या देनदारी के भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक धन है? व्यापक धन कौन सा है? M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमा। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, उच्च शक्ति वाली मुद्रा वह धन है जो किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? बताइए, उच्च शक्ति वाली मुद्रा वह धन है जो किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो यह आपका आरबीआई के द्वारा और सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और बी दोनों आपके करेक्ट हैं।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उच्च शक्ति वाली मुद्रा में शामिल है। उच्च शक्ति वाली मुद्रा में जनता के पास मुद्रा एवं बैंकों के पास नगद कोष राशि, ये क्या है, उच्च शक्ति वाली मुद्रा में शामिल होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किसको छोड़कर सभी करेंसी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, बताइए। जैसे हमारे यहाँ 2000 के नोट थे वो बंद हो गए, 500 के नोट चल रहे हैं, पहले 1000 के नोट थे वो भी बंद हो गए, तो 500 के नोट हैं, 200 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, 50 के नोट हैं, 20 के नोट हैं, 10 के नोट हैं, 5 के नोट हैं, फिर 2 के नोट हैं, 1 के नोट हैं। तो इन सभी नोटों में किस पर भारतीय गवर्नर का, ठीक है, कि भारतीय गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है, ऐसा कौन सा नोट है। 1 का नोट, 2 का नोट, ठीक है, या फिर 100 का नोट, 500 का नोट, 200 रुपये का नोट या 1 रुपये के नोट पर। बहुत सही, 1 रुपये के नोट पर भारतीय गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें से किसको छोड़कर, तो 1 रुपये के नोट को छोड़कर आरबीआई की गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सिक्कों का दशमलव, ठीक है, दशमलवीकरण कब किया गया। ठीक है, भारत में सिक्कों का दशमलवीकरण कब किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1957 में किया गया था, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। सिक्कों के लिए दशमलव प्रणाली को अपनाने के लिए सितंबर 1955 में भारतीय सिक्का अधिनियम में संशोधन किया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1957 से लागू हुआ। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक मुद्राओं का वितरण एवं प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। प्रत्येक मुद्राओं का जो वितरण है यानी बांटने का काम है, और जो उस पर कानून या फिर प्रशासन लगाया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पत्र मुद्रा को कब प्रस्तुत किया गया था। पत्र मुद्रा को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पत्र मुद्रा को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पारित किया गया था 1861 में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब आप लोग की पॉइंट देखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ब्रिटिश सरकार ने 1861 में 1861 में भारत में कागजी मुद्रा यानी पेपर करेंसी को पेपर करेंसी एक्ट के माध्यम से पेश किया था, जिसके तहत 10 रुपये का पहला नोट जारी किया गया था। चलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव में भी। ठीक है, चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंक नोटों के लिए पहला प्रिंटिंग प्रेस किस स्थान पर स्थापित किया गया था, तो नासिक में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें अब यहाँ पर देख लीजिए कब किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो भारत में बैंक नोटों के लिए पहला प्रिंटिंग प्रेस 1928 में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, जिसे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत में पहला भारत में बैंक नोटों के लिए पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित किया गया था, 1928 में। कहाँ, नासिक महाराष्ट्र में। अच्छा, उसका नाम क्या था, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें ऐच्छिक विनिमय का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया। ऐच्छिक विनिमय, ठीक है, ऐच्छिक विनिमय का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया है, एरिक लिंडाल ने दिया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब ऐच्छिक विनिमय क्या है, ऐच्छिक विनिमय सिद्धांत क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐच्छिक विनिमय का सिद्धांत वॉल्यूंटरी एक्सचेंज थ्योरी यह बताता है कि जब दो या दो से अधिक लोग अपनी इच्छा से किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान करते हैं तो इससे सभी पक्षों को लाभ होता है, और यह मुक्त बाजार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, एरिक लिंडाल एक प्रसिद्ध स्वीडिश अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस और करारोपण यानी टैक्सेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ऐच्छिक विनिमय सिद्धांत के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि सार्वजनिक वस्तुएं जैसे पब्लिक गुड्स हैं, ठीक है, जो पब्लिक वाला सामान है, उसके लिए करारोपण यानी जो टैक्सेशन है कैसे न्यायसंगत हो सकते हैं, यानी एक दूसरे के। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। डायरेक्ट टैक्स के लिए कौन सा कथन गलत है, तो प्रत्यक्ष कर में कराधान और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, ये तो राइट है।
प्रत्यक्ष करें डायरेक्ट जो टैक्स है वो संग्रह करने में कम खर्चीला होता है, नहीं ज़्यादा खर्चीला होता है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर का आधार विस्तृत होता है, ये भी आपका राइट हो सकता है। ठीक है, तो देखें कौन सा कथन असत्य है, ये भी आपका सत्य हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें देखें बी और सी दोनों आपके राइट लग रहे हैं। ठीक है ना, 35 के यहाँ पर मेरे हिसाब से देखें 35 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देखें ये डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए जो है ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स है इसका जो आधार विस्तृत नहीं होता है, संकुचित होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, जो प्रत्यक्ष कर का आधार है संकुचित होता है, यानी लिमिटेड होता है, क्योंकि यह केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होता है जिनकी जो आय है या फिर जो संपत्ति है एक निश्चित सीमा से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करारोपण से आर्थिक संसाधनों का, यानी जो टैक्सेशन है इससे आर्थिक संसाधनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है और पुनर्वितरण दोनों होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में बात कर रहा है। जीएसटी की अधिकतम सीमा है, अधिकतम कितना % जीएसटी लगाया जा सकता है, तो अधिकतम आपके 28% जीएसटी लगाया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। अच्छा, जीएसटी किसने लागू किया, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। ठीक है, कमेंट करके बताएं जीएसटी कब लागू हुई थी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य यानी टैक्स राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किया जाता है, स्टाम्प शुल्क, मोटर वाहन कर और मनोरंजन कर, ये सभी जो टैक्स हैं ये राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में वर्तमान में कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। भारत में प्रेजेंट टाइम में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है। 16वें वित्त आयोग की अवधि होगी, तो 16वें वित्त आयोग की जो अवधि है वो अप्रैल 2026 से 2031 तक होगी। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। भारत में मौद्रिक नीति, ठीक है, कौन बनाता है, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर चुनाव आयोग। भारत में मौद्रिक नीति को कौन बनाता है, बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था, 2004 में। ठीक है, देखिए 2004 में ये लागू हुआ था, 2003 में पारित हुआ था। पारित होना और लागू होना दोनों अलग अलग डेट होते हैं। ठीक है, राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम यानी FRBM एक्ट 2003 में पारित हुआ था, लेकिन यह 5 जुलाई 2004 को लागू हुआ था। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपके दिया नहीं है 2003, अगर 2003 आपके ऑप्शन में दिया होता तो 2003 आपका राइट आंसर होता। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, मेरिट वस्तुओं का उदाहरण है सड़क, शिक्षा, मोटर कार या फिर सिनेमा हॉल। मेरिट वस्तुओं का उदाहरण कौन सा है, बिल्कुल शिक्षा, एजुकेशन क्या है, मेरिट वस्तुओं का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। केवल शिक्षा ही नहीं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरिट वस्तुएं क्या होती हैं, मेरिट गुड्स वे वस्तुएं या सेवाएं हैं जिन्हें सरकार और समाज द्वारा लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी माना जाता है, लेकिन लोग पर्याप्त मात्रा में उनका उपभोग नहीं करते। इन्हें सरकार अक्सर सब्सिडी देकर या निःशुल्क उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करती है, जैसे शिक्षा, एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर है, टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है। ये सभी क्या हैं, ये सभी सरकार द्वारा फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं, निःशुल्क या फिर सब्सिडी देकर कराया जाता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस ये जो बुक है एच डाल्टन के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विकासशील देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था है
तो विकासशील देशों में जो घाटे की वित्त व्यवस्था होती है वो एक रणनीति होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय संस्थाओं के व्यय में सम्मिलित हैं परिवहन, शिक्षा, नागरिक पंजीयन या फिर सभी। बिल्कुल सभी आपकी करेक्ट हैं, ठीक है। स्थानीय संस्थानों में व्यय में परिवहन, शिक्षा और नगरीय पंजीयन ये तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, यानी मुद्रा जो पैसा है इसका प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का मापन करता है, साख का आधार है, राष्ट्रीय आय का वितरण है या फिर मूल्य का हस्तांतरण है। तो देखें मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो मूल्य का हस्तांतरण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। और सबसे ज़्यादा आपको जो आंसर मिलेंगे वो मूल्य का मापन होगा। मुद्रा का प्राथमिक क्या है, कार्य क्या है? मूल्य का मापन, लेकिन ये गलत आंसर है, ठीक है। मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। कैसे गुरुजी? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। देखिए मुद्रा के मुख्य रूप से 4 कार्य होते हैं, जिनमें से 2 प्राथमिक कार्य होते हैं और 2 गौण कार्य होते हैं। तो प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शन में क्या है, मुद्रा के जो 4 प्रमुख कार्य होते हैं मुद्रा के, उसमें जो 2 प्रमुख है और 2 गौण हैं। तो प्राथमिक में कौन कौन से हैं? विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाना। इसे मूल्य का हस्तांतरण भी कहा जाता है, क्योंकि यह वस्तु विनिमय की समस्या को दूर करता है। डाउट क्लियर हुआ? मूल्य का मापन, मेजर ऑफ वैल्यू, मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने का एक सामान्य मानक प्रदान करती है, ठीक है। क्लियर हुआ ना? चले अब गौण कार्य क्या है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है मुद्रा का? तो भविष्य में भुगतान का आधार है और मूल्य का संचयन है, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का बैंक है, नाबार्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फेडरल बैंक है या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का बैंक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है, PT इक्वल टू एम भी। सूत्र में भी है, भी क्या है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया, मुद्रा का वेग है, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पीगू के P इक्वल टू के R अपॉन M में R क्या है? अभी मैंने बताया था, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये एक वास्तविक आय है, रियल मनी है, ठीक है। P इक्वल टू के R अपॉन M में R क्या है? रियल मनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखिए पीगू ने अपने समीकरण में P इक्वल टू के R अपॉन M में जो P है वो मूल्य स्तर है, यानी प्राइस लेवल है। के क्या है? मुद्रा की मांग के लिए नगदी के अनुपात, ठीक है। और R क्या है? वास्तविक आय, रियल इनकम है। और M क्या है? मुद्रा की मांग यानी क्वांटिटी ऑफ मनी, सॉरी वास्तविक आय है यानी रियल इनकम है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये आपके प्लास्टिक मुद्रा हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें वाणिज्यिक बैंकों की साख निर्माण शक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीमित होती है? तो यह लोगों की बैंकिंग आदतों की वजह से, नगद आरक्षित अनुपात की वजह से और केंद्रीय बैंक की साख नीति की वजह से, ठीक है। इन सभी की वजह से डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? बताइए। उच्च शिक्षा सुधार के लिए, कर संरचना के सुधार के लिए, या फिर बैंकिंग संरचना सुधार के लिए, या फिर योजना कार्यान्वयन सुधार के लिए? नरसिम्हा समिति किसके लिए संबंधित है? बिल्कुल बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए नरसिम्हा समिति आपकी संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब इनके बारे में नोट्स आप पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित थी, जिसे अगस्त 1991 में भारतीय वित्त प्रणाली के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन नरसिम्हन समिति 1991 की अनुशंसा नहीं है? तो देखिए नगदी संचयन अनुपात तथा वैधानिक तरलता अनुपात में कमी, यही आपका क्या अनुशंसा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ये आपका मिल गया, ठीक है।
फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। बाकी नरसिम्हन समिति 1991 की अनुशंसा में निर्देशित ऋण कार्यक्रम को चरणबद्ध प्रकार से समाप्त करना चाहिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात में कमी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्तता प्रदान करना, ये सभी शामिल थे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक का कार्य नहीं है? बैंक क्या काम नहीं करता है? तो बैंक आपका जमा स्वीकार करता है, ऋण को माफ भी करता है, अग्रिम प्रदान करता है, लेकिन किसानों को निवेश की आपूर्ति करना ये बैंक का कार्य नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें, भारत में वाणिज्यिक बैंकों को संचालित का लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? भारत में जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं इनको संचालन करने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? तो लाइसेंस जो है बैंकिंग कंपनी विनिमय अधिनियम 1949 के द्वारा दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा गया है, हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 2 बार राष्ट्रीयकरण किया गया था हमारे देश में बैंकों का। ठीक है, एक बार किया गया था 19 जुलाई 1969 को और दूसरी बार किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। तो गुरुजी ये बताइए कि भारत में हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार किया गया था, तो दोनों बार किया गया था तो इनमें कितने बैंक शामिल थे? ठीक है, 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा जाएगा 15 अप्रैल 1980 को भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और किसके शासनकाल में किया गया था? ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए, हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ। पहला 19 जुलाई 1969 को, जिसमें 14 बैंक शामिल थे। ठीक है, दूसरा 15 अप्रैल 1980 को हुआ था राष्ट्रीयकरण, जिसमें 6 बैंक आपके शामिल थे। ठीक है, चले 1969 में इंदिरा गांधी ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो कुल 14 बैंकों का इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। किसके शासनकाल में हुआ था? इंदिरा गांधी के। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन आप लोग याद रखेंगे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारत में बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख परिवर्तन क्या है? तो बैंक शाखाओं का विस्तार हुआ था। बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मॉडल पेपर आप लोगों के आ रहे हैं जल्दी। आप लोगों के सॉल्वर महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आएंगी। क्वेश्चन पेपर तो मैं दे ही दूंगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? क्यों किया गया था भैया? क्योंकि भारत सरकार को ऋण वितरण पर अधिक नियंत्रण प्रदान करना था, इसलिए भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।